हेलो गाइस। तो चलिए फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए, शुरू करते हैं क्लास। तो आपका जो टॉपिक है साइंस के अंदर जो है, तो वो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ आपको रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की हम क्लास ले रहे हैं। तो साइंस के अंदर रेस्पिरेशन हम करेंगे। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन क्या है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। लेकिन एक बच्चे की डेफिनेशन है, ध्यान रखना। आम आदमी यही सोचता है कि रेस्पिरेशन क्या है कि भाई ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन का अर्थ ये ब्रीदिंग है। इसको आप ब्रीदिंग कह सकते हो। रेस्पिरेशन का एक वाइड अर्थ है। तो यहां जो प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है वो किस चीज का जा रहा है कि ऑक्सीजन अंदर गई और फिर इसी लंग से जो है CO2 बाहर आ गई। अब ये आदमी क्या कर रहा है? नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो इसने भी यही बात बोली जो मैं भी बोल रहा था कि ये ब्रीदिंग है, इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे, रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे। तो नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये क्या है? एक ब्रीदिंग है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, तो इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक भाग है, छोटा सा पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन इससे बहुत ही वाइड है। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या है? तो चलिए अब रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स थ्रू ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर एंटर करती है ब्रीदिंग के थ्रू जो है। तो जैसे अब ब्रीदिंग की आपने, तो ऑक्सीजन अभी अंदर आपके अंदर गई जो है, लंग्स के अंदर गई है। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड। और यहां से जो है ऑक्सीजन जो आपके ब्लड के अंदर जो है एंटर करेगी, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन जो आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगी। तो मान लीजिए आपका ब्लड है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अब एंटर कर गई है यहां से। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को जो है फिर जितनी भी हमारी बॉडी के सेल हैं तो उन सब तक पहुंचाता है। क्योंकि देखो ये जो हमारी वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं, ये पूरी बॉडी में फैली हुई है, पूरी बॉडी में इनका जाल बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई सेल नहीं है जो आपकी इन ब्लड वेसल से कनेक्टेड ना हो। तो इसलिए जो है ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके सभी सेल तक पहुंचती है, हमारी बॉडी के सभी सेल तक पहुंचती है। क्योंकि इन सभी सेल को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, खाना तोड़ने के लिए भी। एक्चुअली में क्या है कि जब खाना टूटता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वहां पे। यही है मतलब कि ब्रीदिंग का मेन फंडा जो है। तो जब खाना टूटता है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के बगैर वो खाना टूट ही नहीं सकता। यानी कि एनर्जी जो रिलीज होती है ATP की फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन की यूज से ही होता है। और इसी प्रोसेस के अंदर जो है जब भोजन को तोड़ा जाता है तो CO2 और वाटर जो है बाहर निकलता है। मतलब साथ में जो ATP जो बनती है आपकी, जिसको एनर्जी बोलते हैं हम, तो ATP बनती है 38 ATP जो है मोलिकुल 38 ATP जो एनर्जी बनती है। साथ में जो है पानी वाटर भी निकलता है H2O, और साथ में CO2 भी निकलती है। CO2 को जो है फिर वापस ब्लड में मिक्स करके बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ब्लड में मिक्स होकर वापस लंग्स में आएगा, लंग्स से फिर वापस बाहर चला जाएगा CO2। और बाकी रह गया वो जो है एनर्जी, उसको जो है स्टोर कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी बॉडी को एनर्जी की जो है तो ये वहां से बॉडी आपकी जो है लेती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है काम करती है। अब देख रहे हैं कि O2 ब्लड में मिक्स होकर चल रहा है यहाँ पे। और यही O2 को जो है आपके सेल ने ले लिया। तो यहाँ पे सेल ने जो उसको ले लिया, ये सेल है आपका, ये सेल अंदर से दिखाया गया है। तो ये सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। देखो आपकी जो मतलब एनर्जी है वो किसके रूप में आएगी? मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो किसके फॉर्म में आते हैं? ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ही आपको जो है ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ती है। इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जो है किसके अंदर जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का ही जो है ये डायग्राम दिखाया गया है। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गई। इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो है इस ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ग्लूकोज लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो इस ग्लूकोज को जो है तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से जो है, और उससे जो है एनर्जी रिलीज होती है आपकी ATP की फॉर्म में। और यही ATP की फॉर्म में एनर्जी जो रिलीज हुई है, इसको 38 ATP एनर्जी है रिलीज होती है एक मोलिक्यूल को तोड़ने पर। इसको स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर करके जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो यहाँ से जो है ये एक स्टोर हाउस है, तो यहाँ से एनर्जी जो है निकलती रहती है और उसका जो है हमारी बॉडी जो है यूज करती रहती है। क्योंकि हम जब चलते हैं, बात करते हैं, दौड़ते हैं, तो हर टाइम हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी यहीं से हमें प्रोवाइड होती है, इन्हीं सेल से हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होती है। तो ये ATP की फॉर्म आ गई है। तो जब मैंने कहा कि जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज के मोलिक्यूल को तोड़ते हैं, तो एनर्जी के अलावा जो है जो ATP टूटती है, तो ATP के अलावा दो चीजें और भी निकलती हैं।
तो एक क्या निकलता है H2O यानी कि पानी, और दूसरा क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। ठीक है, तो तीन चीजें ग्लूकोज को तोड़ते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, तो तीन चीजें जो है रिलीज होती हैं। तो क्या है वो तीन चीजें? एटीपी जो कि आपकी एनर्जी है, ठीक है, जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी बॉडी को, H2O वाटर जिसकी H2O की भी जो है बॉडी को जरूरत पड़ती है, और तीसरा क्या है CO2 यानी कि गैस, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वापस ब्लड में मिक्स होकर वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगी, और पानी को और इसको जो है यानी कि वाटर को और एटीपी को जो है स्टोर कर लिया जाता है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट। तो जब एटीपी निकलते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट यानी कि वो कहते हैं ना कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बचा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बन जाती है। तो ये बाय प्रोडक्ट जो है यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो आपका बना है मोलिकुल, ग्लूकोज के मोलिकुल को तोड़ने पे क्या बना है आपका? एटीपी बना है, वो मेन प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट है यानी कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन जाती हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट है उसके। दे आर गिवन आउट थ्रू ब्रीदिंग, और ये CO2 जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस CO2 को जो है बॉडी के बाहर निकाल देते हैं हम जो है। तो देखो वापस ब्लड में मिक्स हो गया है, तो ये बॉडी से बाहर चला गया। इवन जो है थोड़ा बहुत वाटर भी जो है बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो CO2 और ये पानी जो है वापस जो है ब्लड में मिक्स होके लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर जो है सांस के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। अब इतना पानी नहीं होगा ये कि भाई ये बाय प्रोडक्ट है, तो थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत जो है CO2 ये निकलता है, तो सांस के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब कि जो एटीपी को तोड़ते हैं हम, तो दो तरीके से तोड़ते हैं। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन के बगैर। तो वही चीज यहां पे बोली गई है। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो है, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो रेस्पिरेशन दो तरह की है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक तो जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो है मॉलिक्यूल को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? तो एक तो जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है खाने को तोड़ा जाता है, मॉलिक्यूल को जो है तोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक तो रेस्पिरेशन की एक टाइप होगी, इसको बोलते हैं एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है, या सॉरी एरोबिक, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ O2। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन जो है। तो ये एनारोबिक है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो है एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो वो जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एनारोबिक जो है प्रक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से जो है हम खाने को तोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एरोबिक जो है रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? इन एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी जो है ये क्रिया होती है। एनारोबिक के अंदर जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो है खाना जो है तोड़ा जाता है। अब फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के फेजेस क्या है? वी सो दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हमने देखा कि ब्रीदिंग भी जो है एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, और इसमें केवल जो है गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है, इसमें केवल गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है। एक्चुअल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या है? इसके अंदर जो है एनर्जी जो है रिलीज होती है सेल के अंदर। तो ये ब्रीदिंग था, जो हम सांस के गैसेस के एक्सचेंज करते हैं, वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो केवल एक ब्रीदिंग है। तो रेस्पिरेशन क्या है वास्तविकता में? कि इसके अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर ही, जैसे अभी मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया था आपको। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए इसको हम जो है सेलुलर जो है रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देयरफॉर वी कैन से दैट रेस्पिरेशन हैज टू फेसेस, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो फेज हैं, एक ब्रीदिंग है, दूसरा क्या है? सेलुलर जो है रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग को जो हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्लियर है? और सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्लियर है? सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भी जो रेस्पिरेशन है, जो जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन की हेल्प से जो है भोजन को तोड़ा जाता है, तो वो जो है रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा,
सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ऑप्शन आपको यही लगा के आना है। क्लियर है, समझ में आ गया? वैसे होती दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि सेल के अंदर होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हवा जो है बाहर अंदर जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जो है रेस्पिरेशन, ये सेल के बाहर होता है ये। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ पर्टिकुलर पाथवे। इसमें जो है गैसेस का एक्सचेंज जो है एक पर्टिकुलर पाथवे में होता है। हियर देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, जो है सेलुलर जो है रेस्पिरेशन के अंदर जो है। इट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है का ही पार्ट है, ब्रीदिंग जो है आप का जो है। एंड इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो है एक भाग है ब्रीदिंग जो है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक पार्ट है, लेकिन ये जो है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इट टेक्स प्लेस कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है ये काम जो है। तो ये क्या हो गया आपका? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। नाउ लेट अस स्टडी ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन डिटेल। तो पहले ब्रीदिंग को जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है एनिमल के अंदर पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो डिफरेंट जो है जानवरों के जो है डिफरेंट ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपने फेफड़ों के थ्रू जो है रेस्पिरेशन जो है करते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स। तो जो एक्वेटिक यानी कि एक्वेटिक का मतलब समझते हो, यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, तो वाटर के अंदर रहने वाले जीव जंतु, तो वो जो है रिस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, तो अपने गिल्स के थ्रू करते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब जो अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वो जो जीव जंतु हैं, वो जो जानवर हैं, वो अपने लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन जो है करते हैं। तो ये अपने गिल्स के थ्रू करते हैं, ये अपने जो है लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी कि ऐसे जो है जीव जंतु इसके अंदर आ जाते हैं जो लैंड पे और वाटर पे दोनों के अंदर रहते हैं। तो एम्फीबियन एनिमल्स रिस्पायर थ्रू स्किन। तो एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं वो अपनी स्किन के थ्रू जो है रिस्पायर करते हैं। ठीक है, वो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। तो तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो है एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं अपने गिल्स के थ्रू करते हैं। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं यानी कि जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपने लंग्स के थ्रू करते हैं। और एम्फीबियन जो है एनिमल्स हैं वो अपनी स्किन के थ्रू जो है रिस्पायर जो है करते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो पहले हम देखेंगे कि एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कैसे जो हैं अपने जो है रिस्पायर करते हैं। तो उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो तालाब के अंदर जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं। तो इनको आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? अब पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो पानी में भी ऑक्सीजन जो है डिजोल्व होती है। तो जो पानी में जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है तो वो उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए जो है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे जो है डायग्राम के थ्रू जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर घुल रही है और उसको जो है फिर वाटर के थ्रू जो है ये फिशेज जो है ले रही हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर। लेकिन पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन का जो घुलना है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम मात्रा में होती है। यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो होती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। तो लेकिन फिशेज को थोड़ी ही ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा क्या है, ये बार बार अपना मुंह क्यों खोलती हैं? ये क्योंकि बार बार इनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, जल्दी जल्दी मुंह खोलते हैं। आपको देखा होगा कि हर फिश ना, जैसे इसे पिछले वाले डायग्राम में देखो, हर फिश जल्दी जल्दी जो अपना जो है जो माउथ है ओपन करती है। कारण क्या है? उसको जल्दी जल्दी जो है ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें बहुत कम होती है वाटर के अंदर। आपने एक्वेरियम के अंदर देखा होगा या कहीं भी देखोगे फिश जो है बड़ी जल्दी जल्दी अपना जो है जो है मुंह है वो खोलती है। आप सोचते हो ये खाना खा रही है, तो खाना नहीं खाती है, वो एक्चुअली में वाटर को अंदर लेती है। वाटर को अंदर लेके जो है गिल्स के थ्रू उसको बाहर निकालती है। तो इससे क्या है, गिल्स के पास जो है उसकी ब्लड वेसल होती है, तो ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर जो डिजोल्व होती है वो ऑक्सीजन उससे गिल्स के थ्रू जो है उन ब्लड वेसल के अंदर जो है चली जाती है। तो ये एक जो है प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो है फिश जो है बार बार जो है उसको मुंह ओपन करना पड़ता है ताकि पानी बार बार उसके मुंह से जाए, गिल्स से वो बाहर निकालती है। इससे ऑक्सीजन जो उसके अंदर डिजोल्व होती है उसके अंदर चली जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की का जो लेवल होता है वाटर के अंदर वो बहुत कम होता है। इस वजह से बार बार उसको अपना माउथ जो है वो ओपन करना पड़ता है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर, सो द अमाउंट ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर। इसलिए जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो अवेलेबल है एयर के अंदर, मतलब कि इसमें वाटर के अंदर जो है बहुत कम है। द अमाउंट ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर,
यानी कि हम हवा के अंदर सांस लेते हैं, जैसे अर्थ पे के ऊपर जो है, तो हमें तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल जाती है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जीव जंतु हैं, तो उनको जो है उस मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ जो एयर है, हवा जो है इसके अंदर, वाटर के अंदर घुली हुई है, वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ही बहुत कम है, तो इसलिए जो है वहां पे ऑक्सीजन जो है बहुत कम अवेलेबल है पानी के अंदर जो है। तो हमारे यहाँ देखो कि ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन कितनी है, और वाटर के अंदर देखो कितनी कम है, वाटर के अंदर बहुत कम है, और ऊपर जो है आसमान में कितनी ज्यादा है, आसमान नहीं कहेंगे, मतलब कि लैंड के ऊपर कह लीजिए, पानी के ऊपर कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी ज्यादा है, तो यही डिफरेंस जो है यहाँ पे दिखाया गया है। हेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स, इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो एक्वेटिक एनिमल्स की जो है ज्यादा होती है। रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि वो पर मिनट हमसे ज्यादा बार जो है सांस लेते हैं। कारण क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए वो बार बार उनको जो है अपना माउथ जो है खोलना पड़ता है, उनको ब्रीदिंग यानी बार बार करनी पड़ती है, ये वजह है। तो स्पीड ऑफ ब्रीदिंग जो है, रेट का मतलब यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग, यानी स्पीड ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो है ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये बुलबुले उठ रहे हैं, ये इसी वजह से हैं कि जो मछली है वो बार बार जो अपना फेस जो है ओपन करके जो है सांस लेती है बार बार जो है। अब देखिए ये बार बार ये कर रही है यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है, फेस ओपन करके बार बार जो है पानी अंदर ले रही है, पानी को फिर इस गिल्स के थ्रू जो है बाहर निकाल रही है ये। तो इससे यहाँ गिल्स के अटैच जो है उसकी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल में फिर जो है जो पानी के साथ जो ऑक्सीजन घुल के अंदर आती है, तो ब्लड वेसल के अंदर चले जाते हैं ऑक्सीजन जो है, इस तरह से अपना काम चलाते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए ये गिल्स है, ये ऑटो जो है पानी में घुल के आई, थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द वाटर। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ मिक्स होके जो है वो गिल्स के पास पहुंचता है, पानी यहाँ से बाहर निकालते हैं, पानी जो अंदर लेते हैं ना मछली मुंह से, वो गिल्स के थ्रू जो है बाहर निकालती है। यहाँ इसकी ब्लड वेसल जो है अटैच होती है गिल्स के साथ, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो CO2 होता है वो पानी के साथ जो है मिलकर बाहर आ जाता है। तो CO2 जो है ये उस पानी में छोड़ देती है, रिलीज कर देती है, तो वो गिल्स के थ्रू जो वाटर बाहर निकलता है, तो वो CO2 भी जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू यही दिखाया जा रहा है यहाँ पे। दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव्स आउट फ्रॉम द गिल्स। अब जो CO2 ये अपने ब्लड से छोड़ती है इस पानी के साथ जो है, वो पानी जो बाहर निकलता है, तो CO2 वाला पानी होता है इसके गिल्स से जो बाहर निकलता है, तो वो ब्लड से जो है इसके गिल्स से जो है बाहर निकल जाता है CO2 वाला जो पानी है। तो इस तरह से जो है फिशेस के अंदर जो है रेस्पिरेशन जो है होता है। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, और ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वैसे चाहे आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, या फिर मतलब कि जो है एनिमल्स की बात करें, लैंड पे रहने वाले, इन सभी के अंदर जो है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होती है, किसी भी चीज की मूवमेंट जो है वो हमेशा क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन से जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ जो जाती है। तो जैसे आप देखो, अगर आप किशमिश को जो है एक पानी की कटोरी में भर के रख दो, पानी की कटोरी में कुछ किशमिश को छोड़ दो, थोड़े देर बाद देखोगे कि जो किशमिश है वो फूल जाएंगी। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि किशमिश के चारों तरफ वाटर है, वहां पे हाई कंसंट्रेशन है, और किशमिश सूखी हुई है, उनके अंदर जो है पानी कम है, तो वहां पे लो कंसंट्रेशन है, तो पानी किधर मूव करेगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए जो है किशमिश जो है थोड़ी देर के बाद जो है फूल जाती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर जो है, तो डिफ्यूजन भी जो है यही प्रोसेस है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कंपेयर टू ब्लड, सो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो पानी के अंदर ज्यादा होता है, और ब्लड में तो क्योंकि ये ब्लड के अंदर जो है, यहाँ पे मछली के ब्लड के अंदर जो वेसल के अंदर ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना के बराबर, बल्कि उसमें तो CO2 होता है, तो वो उसमें ऑक्सीजन होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है फिर कि वहां पे कंसंट्रेशन कम हो गया ऑक्सीजन का ब्लड वेसल के अंदर, और पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है फिर हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल के अंदर जो है चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कम है और पानी में जो है ज्यादा था, इस वजह से जाती है। तो ये है डिफ्यूजन। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड एज कंपेयर टू वाटर, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ब्लड कैपिलरी यहाँ पे जो है अटैच है गिल्स के साथ जो है, तो उनके अंदर जो है CO2 वाला CO2 उनके अंदर मिक्स है, क्योंकि जब मछली से घूम के आता है ब्लड जो है, जैसे हमारे भी यही होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड घूम के आता है और लंग्स में वापस जाता है, तो CO2 वाला ब्लड होता है। तो CO2 जो है वहां पे छोड़ देता है ब्लड जो है एल्वोलाई के अंदर जो है, और वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो वैसे सेम ऐसा यहाँ पे भी है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल में ज्यादा है
गिल्स के साथ जो ब्लड कैपिलरी जो है अटैच है, और वाटर में जो है CO2 कम है, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर इनटू द वाटर, तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है चीजें बहती हैं, चलती हैं, मूवमेंट होती है, इसलिए जो है CO2 जो है ब्लड से ब्लड वेसल से जो है किस में एंटर कर जाता है, आपके पानी के अंदर जो एंटर कर जाता है, क्योंकि पानी के अंदर CO2 कम मात्रा में है और ब्लड वेसल के अंदर जो है CO2 जो है ज्यादा मात्रा में है। तो ये यहाँ भी यही चीज दिखाई जा रहा है कि डिफ्यूजन के अंदर जो है कंसंट्रेशन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, चाहे वो CO2 हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर का हो, जैसे मैंने किसमिस का एग्जांपल दिया, तो ये सारे एक ही बात कह रहे हैं, सारे एग्जांपल जो है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो अभी हमने जो है जो पढ़ा वो जो है हमने वाटर के अंदर जो रहने वाले प्राणी हैं तो उनके बारे में, गैसेज के एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। अब जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, यानी कि पहले हमने एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ह्यूमन बींग आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, पशु, ठीक है, तो पक्षी, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर जो है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं तो ये आप सबके सारे जो है पशु पक्षी वगैरह जो है इसमें दिखाए गए हैं। तो ये सारे जो है आपके एक्वेटिक जो है सॉरी टेरेस्ट्रियल जो है एनिमल्स के अंदर जो है आ जाते हैं। तो इसमें पक्षी भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें मैन को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, हवा के थ्रू लेते हैं। तो हवा से लेते हैं, जैसे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हवा के थ्रू जो है इनके अंदर जा रही है, ऐसे ही जो है बर्ड्स के अंदर भी, ऐसे जो है एनिमल्स के अंदर भी, ऐसे ही जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इन डिफरेंट एनिमल्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कॉमन है सभी के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन, यानी कि जितने भी ये आप देख रहे हैं एनिमल्स जो हैं, इनके अंदर जो है जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के अलग अलग मिलेंगे आपको जो है, लेकिन जो है डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले बता दिया, डिफ्यूजन हर जगह कॉमन रहेगा, चाहे वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन है, सभी के अंदर जो रेट ऑफ गैसेस का जो ये एक्सचेंज है ब्लड और CO2 का जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, तीनों तरह के प्राणियों में होता है। और इसी तरह से जो आपके टेरेस्ट्रियल जितने भी प्रकार के प्राणी हैं यहाँ पे, तो उन सब के अंदर भी जो डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है रेस्पिरेशन जो है होता है। और डिफ्यूजन आपको पता ही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो इन ऑर्गन, इन जो ये प्राणी आप देख रहे हैं, तो इनके ऑर्गन्स के अंदर जो है ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिससे इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे गैसेस का जो एक्सचेंज है वो मतलब कि जो है टेक प्लेस होता है, यानी कि गैसेस का जो है एक्सचेंज हो पाता है। तो वो क्या क्या होता है इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन, जैसे यहाँ पे डायफ्राम होता है, डोम के स्ट्रक्चर के टाइप में होता है ये, तो वो जो है एक स्पेस जो है यहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे यहाँ पे खाली एक स्पेस बन जाता है, जिससे लंग्स को जो है फैलने में मदद मिलती है, और इस तरह से जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है यहाँ पे हो पाता है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे ट्रैकिया है आपकी, ये ब्रोंकस है, ये लंग्स हैं आपके जो है पूरे, ठीक है, और ये जो है एल्वोलाई है, जैसे यहाँ पे इसको फर्दर दिखाया गया है। एल्वोलाई के अंदर जो है एयर सेक्स बने होते हैं, इस तरह से जो है बल्ब टाइप जो है स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं के अंदर जो है गैसेस का जो है एक्सचेंज जो है होता है। अब देखिए ऑक्सीजन आई जो है यहाँ पे, और यहाँ से CO2 जो है चली गई, तो इन लंग्स के थ्रू ही हो रहा है वो जो है। बट दिस स्ट्रक्चर आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है डेलिकेट होते हैं, इनकी ये इनको टूटने की, फूटने की आशंका ज्यादा होती है, ये मतलब कि थोड़े से लचीले होते हैं, तो डेलिकेट होते हैं, इसलिए बॉडी के इनसाइड होते हैं ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके, तो बॉडी के अंदर रहते हैं कवर्ड जो है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर इन ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेशन सिस्टम, एज रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स इन ए स्पेशल सिस्टम, तो ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एक स्पेशल सिस्टम के तहत होता है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कहा जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या कंसिस्ट है इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये नोस्ट्रिल है आपका, तो यहीं से आपका प्रोसेस जो है शुरू होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस जो है यहीं पे शुरू होता है। ये आपकी फेरिंग्स है, गला जो है ना यहाँ पे, थ्रोट, इसको फेरिंग्स जो है बोला जाता है। तो आपका जो नोस्ट्रिल की जो ये पाइप है यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर जो है ओपन होती है। फेरिंग्स में दो पाइप हैं, एक तो आपकी ये विंड पाइप है और एक आपकी ये फूड पाइप है। तो बैक वाली जो है फूड पाइप है, और ये जो फ्रंट में होती है गर्दन के आगे तरफ होती है, जिसमें आप कैडम एप्पल भी है, ये वॉइस बॉक्स भी है, तो ये आपका जो है विंड पाइप होती है, ठीक है। ये आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर ही आपका वोकल कॉर्ड कह लो, इसको वॉइस बॉक्स कह लो, तो ये यहीं पे होता है, ठीक है, यहीं पे आपका जो है लैरिंग्स के अंदर ही जो है आपका वॉइस बॉक्स यानी वोकल कॉर्ड जो आप बोल रहे हैं,
ठीक है। तो वो कंपन, ये बोलने का क्या है, बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है, कंपन के थ्रू बोलते हैं हम जो है। तो यहाँ पे कंपन होती है, तो वो कंपन जो है यहाँ पे वाइब्रेशन जो है यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो है एपिग्लोटिस होता है जो इसको कवर करता है, और इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड के अंदर ना दो पेयर होते हैं, मतलब कुल मिला के 4 जो है पत्ते टाइप होते हैं लिप से। तो उनके अंदर जो हवा जो है निकलती है ना, तो कंपन होती है, उस कंपन के थ्रू ही जो है आप बातचीत जो है कर पाते हैं। वो कंपन जो है यहाँ पे जाके जो है माउथ के अंदर जो हवा जब जाती है, तो फिर आपका जो है माउथ, आपके लिप्स, आपकी टंग तो है, ये भी हेल्प करते हैं वर्ड बनाने में जो है। मतलब केवल यही नहीं करता, ये इसका काम है केवल कंपन वाइब्रेशन को देना, लेकिन वो वाइब्रेशन जो है वर्ड में कैसे चेंज होती है, आपके माउथ के, टंग के द्वारा, लिप्स के द्वारा जो है, तो इनके द्वारा जो है वो जो वाइब्रेशन है वो वर्ड में जो है कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स के अंदर जो है, ठीक है। तो लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। ये आपकी ट्रैकिया है, जो विंड पाइप, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ये जो है विंड पाइप आगे जाके जो है, यानी कि ट्रैकिया जो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। सिंगुलर में इसको ब्रोंकस बोलते हैं, और प्लूरल, क्योंकि 2 पाइप हो गए ना, तो प्लूरल में इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रांचेज ऑफ विंड पाइप, तो ये विंड पाइप की ब्रांचेज होती हैं, आपकी ट्रैकिया की ब्रांचेज होती हैं, ब्रोंकाई जो है। उसके बाद जो है आपका ब्रोंकाई जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। तो जो आपका ब्रोंकाई है, तो जैसे ये यहाँ तक तो ब्रोंकाई था, ये ब्रोंकाई आगे जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जो ये ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद ये जो आप, एक मिनट मैं वापस दिखा देता हूँ। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एल्वोलाई है आपकी, ठीक है। ये आगे दिखाएगा उसके बारे में जो आपको। ये आपका हार्ट है, ये इसके नीचे कवर ना, लंग्स के नीचे, ये हार्ट है। छोटा सा होता है, एक मुट्ठी टाइप, एक मुट्ठी जितना होता है हार्ट जो है, वो छोटा होता है। लंग्स बड़े होते हैं, लेकिन हार्ट जो है वो छोटा होता है। ये आपका डायफ्राम है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे जो है, डायफ्राम जो है यही जो है स्पेस देता है। जब ये ऐसे सीधा होता है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम प्लेस जो है हो जाता है, जिससे आपके लंग्स को फैलने में मदद मिलती है। तो आपके लंग्स जो है फैल जाते हैं, तो वो सांस आप ले पाते हैं, उनके अंदर जो है सांस भर पाते हो। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ होता है, तो ये इनको सिकुड़ देता है, स्कुंचन कर देता है इनका लंग्स का जो है, तो इससे सांस जो है बाहर निकल जाती है। तो डायफ्राम जो है मेन रोल जो है प्ले करता है सांस लेने में और छोड़ने में जो है। तो ये नोस्ट्रिल है, ओपनिंग ऑफ द नोज। तो जो आपकी नोज की ओपनिंग है, जो आपके ये जैसे नथुने हैं, तो इन्हीं को नोस्ट्रिल जो है बोला जाता है। एयर पासिस थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर जो है नोस्ट्रिल के थ्रू ही जो है पास होती है। आप ये देख रहे हैं जो छोटे छोटे बाल जो है ना, ये बाल हैं नोस्ट्रिल के अंदर, जो कि जो डस्ट है, जो बाहर से डस्ट आती है हवा के थ्रू, तो उनको बाहर ही रोक लेती है। ठीक है, इसमें म्यूकस ग्लैंड भी होती हैं, जो म्यूकस छोड़ते चिकना पदार्थ छोड़ती हैं, तो वो चिकना पदार्थ भी जो है डस्ट वगैरह को, पार्टिकल को बाहर ही छोड़ने में मदद करता है। तो ये डस्ट के पार्टिकल, आपके रेत के कण जो हैं, वो इनके थ्रू जो है बाहर ही जम जाते हैं। इनसाइड द पैसेज देयर आर फाइन हेयर, तो ये जो है पतले पतले बाल होते हैं नाक के अंदर जो है, तो थिन हेयर इनको बोल सकते हैं आप जो है। एयर गेट्स फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, तो जो आप एयर लेते हैं, तो ये बाल का काम क्या होता है, ये उस एयर को जो है क्या करते हैं, फिल्टर करके भेजते हैं अंदर जो है। तो जो भी डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ये जो हेयर है उनको यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, एंड एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, और जो एयर जो है वो यहाँ पे मॉइस्ट भी हो जाती है, यानी कि ठंडी भी हो जाती है, और वार्म भी हो जाती है। अच्छा, ठंडी होने का कारण क्या है, देखो हमारे जो लंग्स हैं वो बड़े डेलिकेट होते हैं, लंग्स हमारे बड़े ही डेलिकेटेड होते हैं, बड़े ही मतलब कि उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हवा जो है, जब अंदर से बाहर से हवा लेते हैं तो गर्म होती है, जैसे गर्मियों में तो और ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो गर्म हवा जो है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो नेजल कैविटी होती है ना, ये नेजल कैविटी, ये जो है ना बड़ी होती है, नेजल कैविटी काफी बड़ी होती है, तो हवा जो है घूम फिर के जब अंदर तक पहुंचती है ना, तो वो ठंडी हो चुकी होती है, इन लंग्स तक पहुंचते पहुंचते वो ठंडी हो चुकी होती है। इसलिए नेजल कैविटी को इसलिए लंबा रखा गया है, ताकि लॉन्ग पैसेज मिले, तो जब तक हवा अंदर जाए तब तक वो ठंडी हो जाए। ठीक है, नहीं उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, कहने मतलब ये है, तो नॉर्मल टेम्परेचर उसका हो जाए। तो जब तक हवा अंदर जाती है तो मॉइस्ट भी हो जाती है म्यूकस ग्लैंड की वजह से, और वार्म भी हो जाती है। इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स, तो मैंने बोला कि नोज के अंदर जो है म्यूकस ग्लैंड होती हैं, म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल होते हैं जो म्यूकस को छोड़ते हैं। म्यूकस क्या, एक चिकना सा पदार्थ होता है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, दे सिक्रीट म्यूकस विच टैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, तो ये म्यूकस यानी चिकने से पदार्थ को छोड़ते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल को फांसने का काम करता है, डस्ट पार्टिकल को आगे नहीं जाने देता, डस्ट पार्टिकल को नोज के अंदर ही रख लेता है। तो ये इसका भी काम यही होता है, इन बालों का काम भी यही होता है, तो म्यूकस का भी और इन थिन हेयर का भी काम जो है सेम यही होता है, ताकि फिल्टर होके हवा जो है आपके अंदर जाए। तो ये म्यूकस है आप देख रहे हैं, और ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है आपके जो है।
तो इससे ये जो पदार्थ है वो छोड़ा जा रहा है यहाँ पे, ये म्यूकस है और ये डस्ट पार्टिकल को यहाँ पे जो है मतलब कि वो रोक रहा है, उसको डस्ट पार्टिकल को यहीं पे रोक रहा है, चिपका रहा है उनको जो है साथ में जो है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये हम कर चुके हैं, ट्रैकिया, विंड पाइप। और ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ट्रैकिया के अंदर जो ना आप ये रिंग देख रहे हैं, ये रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग्स लगे बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये किस लिए बने होते हैं? ये इस विंड पाइप की ना सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो इनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज है आपकी, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं होते हैं, ये कार्टिलेज आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, सिर्फ इतने बने होते हैं, यानी कि आगे आगे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं होते हैं, क्योंकि आगे की तरफ जो है ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है। और इनका काम क्या है? ये इस विंड पाइप को मुसने तुसने नहीं देते हैं, ये इसको सीधी रखते हैं, इसको मुड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि इसका सीधा रहना जरूरी है, तभी तो हम जीवित रहेंगे। अगर ये डैमेज हो गई तो हम भी गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो रिंग्स जो कार्टिलेज हैं जो ट्रैकिया के चारों तरफ बने हुए हैं, आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक देखो, तो ये क्या काम करते हैं? ये एयर पैसेज को कोलैप्स यानी कि एयर पैसेज को जो है मुड़ने तोड़ने नहीं देते हैं, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं रिंग्स बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये छल्ले से बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपके क्या है? कार्टिलेज हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है। ये ब्रोंकाई हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रांचेज ऑफ विंड पाइप, ये ब्रोंकियोल्स हैं। और ये जो रह गई थी उस टाइम इसने नहीं बताया था, तो अब ये आगे आपके जो बल्ब शेप में है ना, इनको बोलते हैं एल्वोलाई। तो ये है एल्वोलाई। ये स्मॉल बैलून लाइक सेक्स होती हैं, यानी कि गुब्बारे जैसे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ये। तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी जो है ऑर्गन। ये आपका डायफ्राम होता है, ये जो है पूरा आपका डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है। तो ये सारे ऑर्गन मिलके जो है आपके किसके हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन हैं ये। द लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। अब ये लंग्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। तो जितना ये आपका जो है स्टोमक से ऊपर वाला पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा, चेस्ट वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी इसको बोला जाता है। यानी थोरेसिक मतलब चेस्ट, तो चेस्ट कैविटी कह लीजिए, थोरेसिक कैविटी कह लीजिए। तो ये इतना इतना जो सारा पार्ट है आपका, ये ऊपर जो है, ये क्या आपका थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। और ये आपके लंग्स हैं, और ये जो येलो दिखा रखा है, तो ये सब क्या आपका थोरेसिक कैविटी है। और लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर ही रहते हैं। तो इससे से ये स्लाइड भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो रिब्स हमारी फ्लैटन हो जाती हैं। ऐसे ही जो है डायफ्राम भी जो है हमारा फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो डोम शेप में था ना ये, ऐसे, तो डोम शेप में था ऐसे हमारा डायफ्राम जो है, ठीक है। तो ऐसे जो है डोम शेप में था ये, तो ये भी जो है सीधा हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है एक ऊपर जो है कैविटी यानी कि एक स्पेस जो है क्रिएट हो जाता है, जिससे लंग्स को जो है फैलने में मदद मिलती है। और लंग्स जब फैलते हैं तो उनका स्पेस बढ़ जाता है, तो जिससे जो है हवा ज्यादा जो है अंदर आ पाती है, ठीक है। तो ये रिब्स और आपका डायफ्राम दोनों ही जो है इस सांस लेने की प्रक्रिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है हेल्प करते हैं। तो एज ए रिजल्ट चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। तो इन दोनों के जो है फ्लैटन होने से, रिब्स का ऊपर उठने से और डायफ्राम के फ्लैटन होने से, यानी डायफ्राम के सीधा होने से और रिब के जो आपका पसलियां हैं इनके ऊपर उठने से जो है जो कैविटी है आपकी चेस्ट की कैविटी, वो जो है लार्जर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि लंग्स को जो है फैलने में मदद मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई। और इससे जो है हवा जो है लंग्स में भर जाती है, और आपके जो एल्वोलाई हैं वो फूल जाती हैं, वो एक्सपेंड हो जाती हैं उनको, क्योंकि स्पेस मिल जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे लंग्स, ये जो डायफ्राम है वो सीधा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधा हो रहा है। और ये जो आपकी रिब्स है वो भी ऊपर की तरफ उठेंगी, यहाँ पे वो रिब्स यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, और उसकी वजह से आपके क्या है, ये लंग्स जो है वो फैल रहे हैं, लंग्स जो है फैल रहे हैं। और लंग्स के फैलने से जो है हवा इनमें जो है भर जाती है। हवा जो है भरने से आपके एल्वोलाई के अंदर भी जो है वो भी फूल जाती हैं, और वहीं जो है फिर वो ब्लड कैपिलरी जो है आपके एल्वोलाई से अटैच होती हैं, जैसे मैंने फिश के अंदर बताया था आपको। और ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है फिर चली जाती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और वहां से CO2 जो है ये जो है एल्वोलाई के अंदर जो है आ जाती है। तो CO2 फिर वापस जो है बाहर निकल जाती है। ये डायफ्राम जब ऊपर होता है तो फिर ये लंग्स अंदर की तरफ जाते हैं, तो इससे हवा जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये आपका लंग्स का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये एल्वोलाई है आपकी, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। द थिन वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आर क्लोजली सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये आप देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे अटैच होती है ब्लड कैपिलरी जो है। तो जो पतली पतली दीवारें होती है ना एल्वोलाई की, ये जो है सराउंडेड होती हैं ब्लड कैपिलरी के थ्रू,
देख रहे हैं ब्लड कैपिलरी के थ्रू जो है सराउंडेड है ये जो है आपके एल्वोलाई जो है, तो ये जो है अटैच होती हैं ऐसे जो है, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर जो है इस तरह से अटैच होती हैं और इनके थ्रू जो है फिर जो है जो CO2 है ये ब्लड कैपिलरी जो है यहाँ पे छोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को जो है ग्रहण कर लेती हैं एल्वोलाई से जो है। तो ये कैपिलरी का मतलब क्या है, थिन ब्लड वेसल्स, यानी कि पतली पतली जो है ब्लड की वेसल, उनको बोलते हैं कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी मतलब बहुत पतली जो है वेसल होती हैं उनको बोलते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लड वेसल हो गई और यहाँ पे जाके बहुत पतली हो गई, ठीक है, तो इनको जो है कैपिलरी बोल देते हैं। लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब देखते हैं कि इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स एंड देन इनटू एल्वोलाई। तो जब ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है और उसके बाद वो एल्वोलाई के अंदर जो है चली जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आई, फिर वो एल्वोलाई के अंदर चली गई, एल्वोलाई से जो है वो ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी। द एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड, जिसके अंदर ब्लड होता है ब्लड कैपिलरी में जो है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये सारी जो है ब्लड कैपिलरी से अटैच होती हैं, सारी जो आपकी एल्वोलाई होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एल्वोलाई है, ये आपके बॉडी के सेल हैं, ये ब्लड कैपिलरी हैं, इसके साथ जो है अटैच हैं इस एल्वोलाई के साथ जो है यहाँ पे, और इनके अंदर आपके सेल हैं, RBC सेल हैं जो ब्लड कैपिलरी के अंदर घूम रहे हैं। तो इन्हीं के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है आगे जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो होती है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन, जो अगला टॉपिक आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर इसको पढ़ेंगे हम कि ब्लड के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है ऑक्सीजन कैसे पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट होती है, तो वही चीज हम पढ़ेंगे। यानी कि देखो एक जो ब्लड ही है आपकी पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन, CO2, खाना वगैरह जो है पहुंचाने वाला एक ब्लड ही है। यानी कि सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना, एक किस्म से कह लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो है नहरों का जाल बिछा हुआ है और इन नहरों के पानी के थ्रू जो है ना सब कुछ चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं, आती जाती हैं। तो CO2 का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में फैलना, खाने का पूरी बॉडी के अंदर फैलना, ये सारा ब्लड का ही काम है। ये ब्लड के अंदर मिक्स होकर ये सारी चीजें जो है चलती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ले जाने वाली ये RBC होती हैं, तो जिसको हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका ऑक्सीजन मिक्स होकर जो है बाकी सेल के पास जो है पहुंचती है, पूरी बॉडी के अंदर फैलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में फिर से दिखाया गया है। द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द RBCs। तो हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर। द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द RBCs ऑफ द ब्लड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो जो हीमोग्लोबिन जो कि RBC के ब्लड के अंदर जो है, RBCs के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। जो पतली पतली वॉल होती हैं इसकी एल्वोलाई की, तो उनसे जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है ये आपके RBC होते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन को वहां से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन वहां से खींच लेते हैं। तो ये आपकी RBC यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। और ये RBC के अंदर क्या होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन आई और ये RBC के अंदर चली गई, हीमोग्लोबिन के अंदर जो है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ये ऑक्सीजन जो है फिर पूरी बॉडी के जो है टिश्यू तक जो है जाएगी। अब टिश्यू किसके बने होते हैं, टिश्यू जो है आपके सेल से बने होते हैं, कई सारे सेल मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का मतलब क्या है, जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ये सारे टिश्यू ही हैं, ये सारे सेल से ही बने हुए हैं। आपके हर बॉडी का हर पार्ट जो है सेल से बना है, तो इनको टिश्यू बोलते हैं। आपका स्टोमक हुआ, आपका जो है लीवर हुआ, ये सारे टिश्यू हैं, ऑर्गन आपकी बॉडी के, इनको ही टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर जो है बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो ना, टिश्यू वाला जो है 9th क्लास में आता है, तो कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर जो है क्या बनाते हैं, पार्ट ऑफ मतलब ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन मतलब कि पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के जो विभिन्न भाग जो है ये बनाते हैं। तो अब ऑक्सीजन जो है RBC के थ्रू जो है सेल के अंदर चली गई, आप देख रहे हैं, तो सेल के अंदर चली गई है जो है। एट द सेम टाइम CO2 फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन एंड इज रिलीज्ड इनटू द एल्वोलाई बाय डिफ्यूजन। और उसी टाइम के जिस दौरान जो है ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का जो है, उसी टाइम पे CO2 जो है, जो सेल के CO2 जो है, सेल जो है CO2 को इसको देते हैं, RBC को देते हैं, RBC वापस उसको ब्लड कैपिलरी में लेके आता है यहाँ पे जो है एल्वोलाई के पास, और वो जो है CO2 जो है आपका वापस जो है एल्वोलाई के अंदर जो है पहुंच जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो जैसे अब सेल से CO2 आई, RBC के पास आ गई हीमोग्लोबिन में, और फिर हीमोग्लोबिन ने, RBC ने उसको जो है एल्वोलाई में छोड़ दिया, एल्वोलाई से फिर जो है बाहर आ जाएगा वो, और इस तरह से बाहर चला जाएगा। दिस CO2 गोज आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इस CO2 जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं CO2 भी यहाँ से बाहर निकल गई है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वोलाई एंड द सराउंडिंग टिश्यू। तो हीमोग्लोबिन जो है हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में, किनके बीच में, एल्वोलाई और सराउंडिंग टिश्यू के बीच में।
ये जो एल्वोलाई है और उसके बीच पे इसके साथ जो सराउंडिंग टिश्यू है उनके बीच में गैसेस का जो है एक्सचेंज के अंदर जो है ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन आपका। ये CO2 को ले लेता है, ऑक्सीजन को दे देता है, तो यही इसका काम है। सो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसलिए हम हीमोग्लोबिन को भी कह सकते हैं कि ये भी एक रेस्पिरेटरी जो है पिगमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्या हीमोग्लोबिन भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है? तो बिल्कुल है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग द साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released। तो कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग का साइकिल चलता है तो एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, तो जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो थोड़ा बहुत जो है हवा जो है लंग्स में रह जाती है, थोड़ी बहुत हवा जो है लंग्स के अंदर फिर भी रह जाती है, पूरी बाहर निकलती नहीं, पूरी अंदर आती है, तो थोड़ी बहुत हवा जो है लंग्स के अंदर जो है बनी रहती है। ये क्यों बनी रहती है? सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि पर्याप्त जो है टाइम मिल जाए बॉडी को जो है फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए जो है, तो इसलिए ऐसा जो है इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है हवा का लंग्स में बना रहता है। अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। तो अभी हमने जो है एनिमल्स में पढ़ लिया है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है। तो प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, प्लांट्स के कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये आपको पता ही है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे हमारे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन प्लांट्स के ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो कैसे करते हैं? तो ये ऑर्गन उसके अंदर तो नहीं है, फिर वो कैसे करते हैं? तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, तो प्लांट्स जो हैं स्थिर रहते हैं, वो चलते घूमते फिरते नहीं है, वो एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो इसलिए उनको किसी भी इस तरह के ऑर्गन की जरूरत नहीं है, स्पेशल ऑर्गन की, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्थिर है तो इसको कहीं आना जाना नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे किसी स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, तो उसका नॉर्मल रहता है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स एट वन प्लेस। सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, इसलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम होती है प्लांट्स की जो है। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स, इसलिए जो है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा स्लो है एनिमल के कंपैरिजन के अंदर जो है, एनिमल से कंपेयर करें हम तो प्लांट्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा स्लो है। सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ही कम जो है गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर जो है। द गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और गैसेस का एक्सचेंज यहाँ भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, हर जगह डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। हायर डिफ्यूजन का मतलब आपको पहले बता चुका हूं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो आपने दिन के टाइम पे देखा होगा कि स्टोमेटा जो है जब ओपन होता है तो ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियस, यानी दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ चलते हैं। स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है, ओपनिंग मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से जो है रेस्पिरेशन वहां पे प्रक्रिया जो है घटित होती है स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से, और फोटोसिंथेसिस भी जो है फिर साथ साथ होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी जो है वो साथ साथ चलती है, यानी यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वो साथ साथ चलते हैं। तो आई थिंक जो है कितनी स्लाइड एक बार देख लेता हूँ मैं, लंबी क्लास हो जाएगी अदरवाइज, अभी तो काफी रहता है और इससे आगे भी शायद एक पार्ट रहता है आपका। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, ये प्लांट्स वाला जो है हम अगली वीडियो में कर लेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमने जो है आज रेस्पिरेशन का अंदर जो किया है, तो हमने किया है आपका जो है 13 वाला जो है जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, यानी कि ह्यूमन बींग्स वाला, एम्फीबियंस वाला और आपका जो है एक्वेटिक एनिमल्स वाला, तो ये पार्ट जो है हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा पार्ट है वो प्लांट्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइज टुडे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।